अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 14-24 के पेपर के बारे में। बीए बीकॉम एसोसिएट डिग्री की बुक है ये, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की। पेपर कहाँ से आता है? क्या आपके पास पेपर में चॉइस होती है? पासिंग मार्क्स क्या हैं? पेपर की तैयारी कहाँ से करें? कौन से टॉपिक्स पेपर में शामिल होते हैं? बार बार पेपर में आने वाले सवालात, कम पेपर में आने वाले और कभी कभार पेपर में आने वाले सवालात इस वीडियो का हिस्सा होंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेपर है 100 नंबर का और नई पॉलिसी के मुताबिक 50 नंबर लेना ज़रूरी है। कभी कभार पेपर इस तरह का आता है कि उसमें 8 क्वेश्चन होते हैं और 20 नंबर का हर क्वेश्चन होता है, तो देन आपके पास चॉइस होती है कि आप उसमें से 5 अटैम्प्ट करें। लेकिन ज़्यादातर पेपर इस तरह का होता है कि आपके पास जितने भी क्वेश्चन हो आपको सारे अटैम्प्ट करना होते हैं। कोई क्वेश्चन 10 नंबर का है, कोई 15 का, कोई 20 का होता है, इस तरह से। ठीक है, पेपर टोटली अनसीन होता है, बुक से कुछ भी नहीं आता आपको। फिर बुक का क्या फ़ायदा है? बुक का फ़ायदा ये है कि इससे ना सिर्फ आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, कुछ इजाफी नॉलेज भी आपके पास आ जाता है और पेपर के पैटर्न की समझ आपको आ जाती है बुक से। सबसे पहले ये कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है? ये वीडियो उनके लिए है जो इस पेपर को लेकर कंफ्यूज है, जिन्हें पेपर के पैटर्न की समझ नहीं आ रही, जिन्हें किसी तरह से इस सब्जेक्ट में पास होना है और जो वाकई पेपर को लेकर सीरियस हैं, जिनकी ये ख्वाहिश है कि एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाएं। वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं उसकी तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो पूरी देखें। कोई बात समझ नहीं आती ज़रूर पूछें, लेकिन जो चीज़ वीडियो के अंदर सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, अगर आप 10 सेकेंड भी वीडियो स्किप करके फॉरवर्ड कर देते हैं तो हो सकता है उस दौरान वो चीज़ बताई गई हो जो पूरे क्वेश्चन का लुब्बे लुब्बाब हो। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपके पास टाइम हो, वीडियो लेंथी ज़रूर है लेकिन जब भी आपके पास टाइम हो तब आप इसको देखें। ये वीडियो आप जब भी देख रहे हैं ये आपके काम की है, पेपर वाले दिन देख रहे हैं तब भी आपके काम की है, या अभी तैयारी शुरू करने वाले हैं तो भी आपके काम की है। तो चलिए देखते हैं कौन से टॉपिक्स इस वीडियो में शामिल होंगे। इसमें ऐसे शामिल होगा, ऐसे के डिफरेंट टाइप्स, पैराग्राफ राइटिंग शामिल होगा। एक आपको पैसेज दिया जाता है, उसके क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं, आप उस पैसेज के ज़रिए उसको देखते हुए उन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। इसके बाद कॉज एंड इफेक्ट ऐसे होगा, कॉज एंड इफेक्ट सेंटेंसेस के बारे में बात होगी, सीक्वेंस मार्कर टेक्निक के बारे में बात होगी, कोहेसिव लिंकर्स के बारे में बात होगी, कॉनोटेटिव और डिनोटेटिव मीनिंग के बारे में बात होगी, और फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बारे में बात होगी। फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग में क्या फ़र्क होता है, डायलॉग राइटिंग और जॉब एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात होगी। फैक्ट एंड ओपिनियन एक टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन करने की डिफरेंट टेक्निक्स को हम समझेंगे। ठीक है, यानी फर्ज किया एक कॉज एंड इफेक्ट टेक्निक है तो उसके बारे में पूछा जा रहा है, यानी क्वेश्चन पूछने की कंडीशन क्या है? क्या वो आपसे कॉज एंड इफेक्ट ऐसे पूछ रहे हैं, या वो आपको एक वर्ड दे के तो कह रहा है कि इसके इफेक्ट पे सेंटेंस बनाएं? तो इस तरह एक ही टेक्निक पे वो डिफरेंट क्वेश्चन आपसे कर सकता है। इन सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। वीडियो में आपको एक एक कॉमा फुल स्टॉप तक भी बताया जाता है, इसलिए अगेन रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास वो है जी ऐसे राइटिंग का। इसमें हम देखेंगे कि ऐसे लिखना कैसे है और इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं। ऐसे होता क्या है, ऐसे लिखते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे के 3 बुनियादी जुज़ हैं, यानी ऐसे लिखते हुए 3 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। सबसे पहला हिस्सा होता है उसका इंट्रोडक्शन का। लेट्स सपोज आपको एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान पे एक ऐसे आ गया। सबसे पहले आप एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, कि एजुकेशन की अहमियत क्या है, एजुकेशन से मुल्क की तरक्की कैसे मुमकिन है। थोड़ा सा इस तरह आपने इंट्रोडक्शन कराना है अपने ऐसे का। ठीक है, अब जो उसका दूसरा जुज़ है, जो दूसरा हिस्सा है इसका, वो होगा बॉडी ऑफ ऐसे। इसमें आप खुल के इजहार ख्याल करेंगे कि जो पाकिस्तानी निज़ाम तालीम है उसमें क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, शरह ख़वानदगी क्या है, निज़ाम में क्या खामियाँ खूबियाँ हैं, क्या मसाइल दरपेश हैं, उनका हाल क्या है। जितना आपके पास नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में वो आपने सारा ही लिख लेना है। ठीक है, यानी जो आपसे पूछा जा रहा है उसी के बारे में, इधर उधर की बात नहीं करनी वगरना आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तीसरा हिस्सा ऐसे का होगा कंक्लूजन के बारे में। अब आपने एक नतीजा अखज़ करना है कि ऊपर जो हमने डिस्कशन की है इसका नतीजा क्या है, यानी क्या करना चाहिए ताकि निज़ाम तालीम को बेहतर बनाया जा सके। पहला हिस्सा इंट्रोडक्शन, आपने अपने ऐसे का तारफ़ करवाना है। दूसरा हिस्सा बॉडी पर मुश्तमिल होगा जिसमें आपने फुल एक्सप्लेन करना है ऐसे को। और तीसरा हिस्सा कंक्लूजन जिसमें आपने नतीजा अखज़ करना है।
फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन। ये तो हो गया ऐसे लिखने का तरीका। अब कुछ लोग पूछते हैं जी कोई इंपॉर्टेंट ऐसे हमें बता दें, तो इम्पॉर्टेंट में अगर आपको 1000 ऐसे भी दे दो तो मुमकिन है उनमें से भी ना आए, क्योंकि बुक से तो आता नहीं है। अगर बुक में अवेलेबल हो फिर तो मैं आपको बता दूँ कि बुक में ये ऐसेज हैं और इनमें ये इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ये तैयार कर लें बस। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। बहरहाल इसके लिए जो मैं टिप आपको दूंगा वो यही कि आप करंट अफेयर्स पे नज़र रखें। अक्सर जो आपसे ऐसे पूछा जाता है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे कोविड के ज़माने में कोविड के मुतालिक पूछा जाता था। बहरहाल कुछ भी पूछा जा सकता है, आप हर किस्म के ऐसे के लिए तैयार रहें। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कैसे लिखते हैं, ऐसे के जुज़ क्या हैं और इसकी कौन सी किस्म आपसे पूछी गई है। अब हम ऐसे की टाइप्स को देख लेते हैं जी, ठीक है। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। ये ऐसे किस तरह का होता है? ये जो आम तौर पर आप ऐसे लिखते हैं ये डिस्क्रिप्टिव ही होता है। इस ऐसे में ये शामिल होता है कि कोई चीज़ कैसे दिखती है, यानी देखने में कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी आवाज़ कैसी है, ये सारी चीज़ें। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाता है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखें, बाग में एक दरख्त पर, अ ट्री इन अ गार्डन। तो उस पर आप कैसे ऐसे लिखेंगे कि उसकी स्मेल कैसी है, वो दिखता कैसे है, उसमें जो फल लगता है उसका जायका कैसे है, उसके पत्ते कैसे होते हैं, पत्ते कब जड़ते हैं, दोबारा नए पत्ते कब निकलते हैं, अपनी खुराक कैसे तैयार करता है, इसका साया कब लंबा होता है कब छोटा होता है। मतलब इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, आपको एक दरख्त को देखकर जो जो चीज़ें आपके जहन में आ रही हैं आप वो सारी यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे। ये कोई मुश्किल नहीं होता, ऐसे कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ जस्ट टेक्निक को समझना है। दूसरी टाइप है जी कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऐसे। कंपैरिजन में आप मुवाजना करते हैं, जो यकसानियत होती है, जो सेम चीज़ें होती हैं उनको देखा जाता है। जैसे आपसे कहा जाता है कि आप टीवी शो और रेडियो शो में एक कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऐसे लिखें। कंपैरिजन में आप ये लिखेंगे कि टीवी शो और रेडियो शो इनमें क्या यकसानियत है, और फिर कंट्रास्ट के हिस्से में आप लिखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई। बेसिकली ये ऐसे आपका दो हिस्सों में डिवाइड होता है। पहले हिस्से में आपने कॉमन चीज़ों को डिस्कस करना है और दूसरे हिस्से में आपने डिफरेंट या अनकॉमन चीज़ों को डिस्कस करना है। तीसरी टाइप हमारे पास आती है जी कॉज एंड इफ़ेक्ट ऐसे। मुख्तसर अब समझाऊंगा मैं आपको। कॉज किसी चीज़ की वजह, यानी आलूदगी है तो उसकी क्या वजह है, एंड इफ़ेक्ट और उसका क्या असर है। कॉज एंड इफ़ेक्ट यानी किसी चीज़ की क्या वजह है और उसके क्या असरात हैं। ये भी आसान होता है, जो ही वो आपको टॉपिक देता है तो आपके जहन में फ़ौरन उससे मुतल्लिक़ चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद है जी नरेटिव ऐसे। नरेशन कहते हैं रवायत करने को, बयान करने को। कोई भी आपने अपनी आंखों से कुछ देखा है तो उसका हाल बयान करना, कोई किस्सा बयान करना, किसी मैच का आंखों देखा हाल बयान करना, इस पर जो ऐसे लिखा जाएगा वो आपका नरेटिव ऐसे होगा। अब है हमारे पास प्रोसेस ऐसे। प्रोसेस ऐसे क्या होता है कि कोई भी काम जो है वो कैसे हुआ, यानी जिन स्टेप्स से गुजर कर वो काम हुआ आपने जस्ट उनको लिख लेना है, ठीक है। यानी लेट्स सपोज एक प्लांट की ग्रोथ पे आपको ऐसे आ जाता है कि उसकी ग्रोथ कैसे हुई, तो उसका जो प्रोसेस है, जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, जस्ट अब वो लिखेंगे तो ये आपका एक प्रोसेस ऐसे बन जाएगा। आसान है ना, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। इस पे आप किसी भी चीज़ को लेकर आर्गुमेंट्स पेश करते हैं कि आपको ये क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर जो आपके बुक में गिवन है, मैं उसी मिसाल को ले लेता हूँ। वाई यू शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों यूज़ करनी चाहिए। मैं किसी को किसी बात पर उकसा रहा हूँ, किसी को मजबूर कर रहा हूँ कि ये काम आपने करना है, तो जाहिर सी बात है उसको कायल करने के लिए मेरे पास कुछ दलाइल होंगे तो करूँगा ना। तो ऐसी सूरत हाल में जो ऐसे लिखा जाता है उसको हम कहते हैं ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। आगे है एनालिसिस ऐसे। इसको हम एनालिसिस भी कहते हैं और एनालिसिस भी कहते हैं, यानी इसकी दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक हैं। इसमें हम किसी चीज़ का तज्जिया करते हैं, किसी अमल का तज्जिया करते हैं या किसी निज़ाम का तज्जिया करते हैं। तज्जिया क्या होता है? किसी चीज़ की खूबियाँ, खामियाँ, किसी चीज़ की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, ताकत, कमज़ोरी, इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो ये है हमारा एनालिसिस ऐसे, क्योंकि हमने तज्जिया किया कि क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है। ये तज्जिया आप किसी बुक पर कर सकते हैं, पोएम हो सकती है,
कोई टीवी शो, ड्रामा वगैरह हो सकता है, ठीक है। यानी जो टॉपिक आपको दिया जाएगा आपने उसी का ही तज्जिया करना है। एक क्लासिफिकेशन ऐसे भी कभी कभार आपसे पूछा जाता है, वही होता है कि 3 से 4 टॉपिक्स आपको दे दिए जाते हैं। जैसे एक पेपर में आया हुआ था कि मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स की आप दर्जाबंदी करें, यानी क्लासिफिकेशन करें। कौन कौन से प्रोग्राम? कॉमेडी शो, ड्रामा शो, टॉक शो, इनको आप डिस्कस करें, ठीक है। यानी इनमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एसेस पे मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वो वीडियो ज़रूर वॉच करें। लेकिन याद रहे कि ऐसे के लिए कहीं से कुछ भी आ सकता है। ऐसे लिखने के लिए बस आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। अगर आप टेंसेस में कमज़ोर हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वो प्लेलिस्ट देख लें। आसान अल्फाज में मैंने टेंसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। एक पैसेज होता है जिसको आपने और से पढ़ना होता है और फिर जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं उनके आंसर करने होते हैं, ठीक है। कभी कभार ये थोड़ा मुश्किल भी आता है, कभी कभार आसान आ जाता है। जैसे एक पेपर में ईद उल फित्र के बारे में आया हुआ था, तो अगर इस तरह का आ जाता है तो मुझे उम्मीद आप कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बुक के बाहर से ही आना होता है, तो इसलिए इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा या कौन सा पैसेज आपके पेपर में शामिल होगा। इसका एक आसान सा फार्मूला है, वो ये कि आप पैसेज को 2 से 3 मरतबा खुद पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। पहले आप क्वेश्चंस को रीड ना करें कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। जब आपको पैसेज समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन समझने में आपको कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ मैं आपको एक पैसेज दे रहा हूँ जस्ट इस चीज़ को समझने के लिए बस। इसका टॉपिक है ईद उल अज़हा, यानी बड़ी ईद, ठीक है। अब मैं आपको पैसेज दे रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इसकी ट्रांसलेशन भी आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है, ताकि किसी लफ्ज़ की अगर आपको समझ नहीं आती, यानी उसका मानी आपको नहीं पता, तो आप उसकी ट्रांसलेशन देख लें। पैसेज में पढ़ के इसलिए नहीं बता रहा कि जस्ट टाइम वेस्ट है, क्यों? क्योंकि यही अगर पैसेज पेपर में आना होता फिर तो मैं आपको एक एक चीज़ समझाता, लेकिन ये जस्ट हिंट के लिए, आपको समझने के लिए। हाँ, क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के समझाऊंगा, पैसेज का बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ईद उल अज़हा? ईद उल अज़हा की क्या अहमियत है? आंसर है इसका, ईद उल अज़हा कोमेमोरेट्स प्रॉफिट इब्राहिम्स विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस हिज सन इन obedience to God's command, symbolizing devotion and submission। यानी अल्लाह ताला के हुक्म की तामील के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी पर जो आमादगी जाहिर की, ईद उल अज़हा उसकी याद दिलाती है, और ये उनकी अकीदत और हुक्म की तामील की अलामत भी है, ठीक है। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आपने अल्फाज को तरतीब देना है और लिख लेना है, ठीक है। ये ऊपर पैराग्राफ में मौजूद है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, व्हेन डज ईद उल अज़हा यूजुअली अकर इन द इस्लामिक कैलेंडर? ईद उल अज़हा इस्लामिक कैलेंडर में कब मनाई जाती है? ईद उल अज़हा फॉल्स ऑन द 10th डे ऑफ दुल हिज्जा, द लास्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक लूनर कैलेंडर। यानी ईद उल अज़हा दुल्हज्जा की 10 तारीख को मनाई जाती है, जो कि इस्लामी कमरी कैलेंडर का आखिरी महीना होता है, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सेंट्रल रिचुअल ऑफ ईद उल अज़हा? ईद उल अज़हा की मरकजी रस्म क्या है? यानी उस दिन जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या होती है? तो वह है कुर्बानी। द सेंट्रल रिचुअल ऑफ ईद उल अज़हा is the act of कुर्बानी, where Muslims sacrifice an animal as a symbol of their devotion to God। यहाँ पे देखें मुस्लिम्स का M कैपिटल है, ठीक है। इस तरह ऊपर महीने का नाम जब आया तो उसका पहला जो लेटर है वो भी हमने कैपिटल लिखा था, ठीक है। बस इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, फुल स्टॉप, कॉमा। ईद उल अज़हा की मरकज़ी रस्म कुर्बानी है, जिसमें मुसलमान अल्लाह ताला से मोहब्बत की अलामत के तौर पर एक जानवर की कुर्बानी करते हैं। ठीक हो गया जी। थोड़ा सा आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज़ द मीट फ्रॉम द सैक्रिफाइस्ड एनिमल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ईद उल अज़हा? ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के जानवर का गोश्त कैसे तकसीम किया जाता है? तो आंसर है इसका, द मीट फ्रॉम द सैक्रिफाइस्ड एनिमल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कुर्बानी के जानवर के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 1/3 इज़ गिवन टू द नीडी, ज़रूरतमंदों को 1/3 हिस्सा, यानी 3 हिस्से करके तो 1 हिस्सा उनको दिया जाता है। 1/3 इज़ शेयर्ड विद रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, 1/3 हिस्सा दोस्तों और रिश्तेदारों को दिया जाता है। एंड 1/3 इज़ रिटेन्ड फॉर द फैमिली, और 1/3 हिस्सा अपनी फैमिली के लिए रखा जाता है। ठीक है जी। इस तरह से आसान वर्डिंग में आपने आंसर करना है, कोई ज़रूरत नहीं है मुश्किल वर्डिंग यूज़ करने की।
क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन ईद उल अज़हा एंड हज? ईद उल अज़हा और हज का आपस में क्या ताल्लुक़ है? ईद उल अज़हा मार्क्स द कल्मिनेशन ऑफ हज इन मक्का एंड बोथ इवेंट्स आर सिग्निफिकेंट इन इस्लामिक कैलेंडर सिग्निफाइंग फेथ एंड डिवोशन टू गॉड। ईद उल अज़हा हज के इख्तिताम की अलामत है, ठीक है, यानी ईद उल अज़हा के बाद हज ख़त्म हो जाता है और ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये इस्लामिक कैलेंडर में बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर आपने सिंपली करने हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे आप याद रखेंगे वो क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन माजी में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो उसमें जब आप डिड को ख़त्म करेंगे तो आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन डिड में है तो मिसाल के तौर पर कोई एक ऐसा पैसेज आता है जिसमें एक लड़के का जिक्र है कि वो स्कूल लेट आया क्योंकि वो बीमार था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई डिड एली कम लेट टू स्कूल, यानी एली क्यों स्कूल देर से आया। तो जब आप डिड को हटाएंगे आंसर में तो आप इस तरह से लिखेंगे एली केम लेट टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। एली स्कूल देर से है क्योंकि वो बीमार था। अक्सर इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। बाकी टेंसेस में इतनी केयर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो जो बात समझ आई कि सबसे पहले आप पैसेज को अच्छे से रीड करें जब तक उसकी कंप्लीट आपको समझ ना आ जाए, उसके बाद क्वेश्चन को देखें, आंसर करें और कोई टेक्निक इस्तेमाल हो रही है तो उस टेक्निक को मद्देनज़र रखते हुए आंसर किया जाए। ये क्वेश्चन आपसे 10 नंबर का पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। अब हम फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग और फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग का पता होगा तो लेटर लिखना कोई मुश्किल नहीं है। आइए देखते हैं फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल राइटिंग में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो इस तरह से कि आप फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस को अलग अलग करें, यह हो सकता है। तो ज़रूरी है कि समझा जाए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग होती क्या है और इनमें फ़र्क क्या है। फॉर्मल राइटिंग यूज़ होती है इदारा वाइज, यानी आप ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इनमें आप जितनी भी एप्लीकेशंस वगैरह लिखते हैं ये सारी फॉर्मली ही लिखी जाती हैं। इसी तरह जो आप प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप बैंक वगैरह को कुछ लिखते हैं, किसी महकमे को कुछ लिखते हैं तो आप फॉर्मली ही लिखते हैं, यानी फॉर्मल राइटिंग ही यूज़ होती है। इस तरह से अभी आप इसको याद रख सकते हैं कि जब भी आप कोई सीरियस काम कर रहे हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल राइटिंग कहाँ पे यूज़ होती है? जब आप दोस्तों, रिश्तेदारों, घर वालों को कोई ख़त वगैरह लिखते हैं या आपकी जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं ये भी इनफॉर्मल में आते हैं। इसके बाद हम फॉर्मल लेटर में कंट्रैक्शंस से बचते हैं, यानी उसका यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये एक असूल है राइटिंग का। कंट्रैक्शंस क्या होते हैं? शुड नॉट को हम लिखते हैं शुडेंट, वुड नॉट को वुडेंट, कैन नॉट को कांट, जबकि इनफॉर्मल राइटिंग में आप कंट्रैक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मली लिखते हुए आप अब्रिविएशंस का इस्तेमाल नहीं करते, इससे बचा जाता है। अब्रिविएशंस कैसे? जैसे टी.वी. हम लिखते हैं टी.वी. जब हम फॉर्मली लिख रहे हों, यानी फॉर्मल राइटिंग में हमेशा फुल फॉर्म लिखी जाती है, जैसे टेलीविज़न। इस तरह से फ़ोटो, हम इसको लिखेंगे फ़ोटोग्राफ, ठीक है। जब इनफॉर्मली लिख रहे होंगे तो आप अब्रिविएशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मल राइटिंग में सेंटेंस पैसिव फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे इट हैज़ बीन नोटिस्ड बाय अस, ये हमारे मुताले में आया है। जबकि इनफॉर्मल राइटिंग में आप सेंटेंस की एक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया, यानी वी हैव नोटिस्ड दैट। फॉर्मल राइटिंग में कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं, यानी मुश्किल जुमले भी होते हैं और लंबे भी होते हैं। जबकि इनफॉर्मल राइटिंग में हमेशा शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं और सेंटेंस जो है वो सिंपल भी होते हैं। फॉर्मल राइटिंग में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस इस्तेमाल किए जाते हैं, सेकंड पर्सन इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे आई, मी, यू वगैरह, ठीक है। जबकि इनफॉर्मल राइटिंग में थर्ड पर्सन प्रोनाउंस और प्लूरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हम फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका सीखते हैं। पहले बात कर लेते हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग की। आप डीपीओ को लिख रहे हैं एक ख़त कि हमारे इलाके में क्राइम्स की शरह बहुत बढ़ चुकी है, बराए मेहरबानी आप इसको कंट्रोल कीजिए। लेटर किसी को भी लिखना हो पैटर्न सेम होता है, तो पैटर्न के अलग से नंबर होते हैं। लेट्स सपोज आप बॉडी में कोई गलती कर रहे हैं लेटर की बॉडी लिखने में, तो अगर आपका पैटर्न ठीक है तो आपको नंबर मिलेंगे। सबसे पहली बात जो समझने की है कि आप एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे, क्योंकि आप पेपर में ख़त लिख रहे हैं। खैर ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। पहले हम देखते हैं फॉर्मल लेटर के बारे में। सबसे पहले आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, इसका ई बड़ा होगा और एच बड़ा होगा हॉल का।
उसके आगे कॉमा होगा। नीचे वाली लाइन में आके लिखेंगे सिटी A.B.C. A, B और C तीनों बड़े होंगे। ये होता है सेंडर एड्रेस, यानी जो ख़त भेज रहा है उसका एड्रेस। चूँकि आप पेपर पे बैठे हुए हैं तो आप एग्ज़ामिनेशन हॉल ही लिखेंगे। उसके बाद आ जाती है जी डेट आप लिखेंगे 10 अक्टूबर 2023। अगर आप 10 नहीं लिखना चाहते तो फिर आप मंथ नेम पहले लिखेंगे, यानी अक्टूबर 10 2023। अक्टूबर का ओ बड़ा होगा, यानी 10 अक्टूबर। उसके बाद कॉमा आएगा, 2023 के बाद फुल स्टॉप। अब उसके बाद आपने लिखना है रिसीवर एड्रेस, ये भी फर्जी होगा। DPO, ये चूँकि एक अब्रीविएशन है तो इसके जो तीनों लेटर्स हैं वो बड़े होंगे, DPO। इसके बाद होगा कॉमा। ABC, ये भी बड़ा होगा, सर्कल का C बड़ा होगा, कॉमा, इस्लामाबाद का I बड़ा होगा और उसके बाद फुल स्टॉप। एक कॉमा फुल स्टॉप यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरह से समझ लें इसको। हमने ये एड्रेस फर्जी लिखा है, इसमें हमने कोई शो नहीं किया कि DPO साहब इस्लामाबाद में कहाँ पर मौजूद होते हैं। अब उसके बाद आता है जी नेक्स्ट सैल्यूटेशन, यानी डियर सर, डियर मैम वगैरह, ठीक है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे डियर सर। डियर का D बड़ा है, सर का S बड़ा है और उसके बाद कॉमा। उसके बाद आ जाता है जी सब्जेक्ट, यानी आप जो DPO साहब को ख़त लिख रहे हैं उसका उन्वान क्या है, रिक्वेस्टिंग टू कंट्रोल क्राइम्स इन योर एरिया। सब्जेक्ट के पहले वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। उसके बाद है जी बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर में वो सारी डिटेल शामिल होती है जो आप बताना चाह रहे हैं। चूँकि मैं यहाँ पे आपको पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ तो बॉडी ऑफ लेटर पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्मली लिख रहे हो तो कैसे लिखना है, इनफॉर्मली लिख रहे हो तो कैसे लिखना है। अगर आपको बॉडी ऑफ लेटर चाहिए तो वीडियो पूरी देखें, कहीं ना कहीं मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा या ये बता दूंगा कि कहाँ से आपको मिलेगा। आखिरी जो चीज़ है वो है इसका क्लोज़। तो क्लोज़ करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जी यूअर्स फेथफुली। यूअर्स लिखना है, यूअर नहीं लिखना, और फेथफुली के बाद कॉमा होना चाहिए XYZ। इसी तरह से आपने इनफॉर्मल लेटर भी लिखना है, लेकिन उसमें जो चेंजेस होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो स्टेप नंबर 3 है रिसीवर एड्रेस, वो आप इनफॉर्मल लेटर में यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 5 पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है जब आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हों। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। लेटर लिखने का जो नया तरीका वो यही है कि लेफ़्ट साइड पे ही ये चीज़ें लिखी जाती हैं। इनफॉर्मल में ये होता है कि किसी ने आपको तोहफ़ा भेजा है तो आप उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपने दोस्त को गर्मियों की छुट्टियां अपने यहाँ गुजारने का ख़त लिख रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया जी। अब अगर वो आपसे कहता है कि इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस को अलग करें तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है ये। इसी तरह अगर कहता है कि फॉर्मल को इनफॉर्मल में चेंज करें तो वो भी मुश्किल नहीं है, यानी उसने कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ किया होगा या पैसिव फॉर्म का इस्तेमाल किया होगा या अब्रीविएशन वगैरह का इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, तो उसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं क्योंकि अब आपको पता है कि फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल राइटिंग में क्या फ़र्क है। तो एक क्वेश्चन को पूछने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप इजीली कर सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट वो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग के बारे में। कभी कभार सिर्फ कॉनोटेटिव, कभी डेनोटेटिव और कभी मिला के दोनों पूछ लेता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि कॉनोटेटिव मीनिंग क्या होता है और डेनोटेटिव मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक फार्मूला यूज़ करता हूँ कि सी से कॉनोटेटिव है तो सी से आप याद रखें कंसेप्चुअल। ठीक है, डी से डेनोटेटिव है तो डी से आप याद रखें डिक्शनरी। अब कॉनोटेटिव मीनिंग वो होगा कि लफ्ज़ को देखते साथ ही आपके जहन में एक इमेज बन जाए, और डेनोटेटिव मीनिंग वो होगा जो उसका डिक्शनरी में मौजूद होगा। थोड़ा सा अब इसको हम मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक वर्ड है जी स्कूल। अब मैं इसका कॉनोटेटिव मीनिंग देखता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे मानी आते हैं जहन में, जैसे वहाँ पे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, फर्नीचर है, वाइट बोर्ड है। तो ये आपके जहन में जो एक इमेज बनी है ये कॉनोटेटिव मीनिंग है। ठीक है, यानी इसका मीनिंग आप लिख सकते हैं टीचर्स या टीचर्स एंड स्टूडेंट्स या कुछ भी इस तरह से। ठीक है, अगर आप इसका डेनोटेटिव मीनिंग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक तालीमी इदारा। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक लफ्ज़ है पॉइजन, इसका मतलब होता है जहर। अब मेरे जहन में जो एकदम से इसका एक इमेज बना वो था कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ स्नैक यानी सांप। अब अगर डेनोटेटिव मीनिंग लिखने की बात की जाए, अ वेरी हार्मफुल सब्सटेंस, ये इसका डिक्शनरी मीनिंग होगा। यानी डिक्शनरी मीनिंग लिखना आसान है लेकिन कंसेप्चुअल मीनिंग या कॉनोटेटिव मीनिंग लिखना थोड़ा मुश्किल है।
तो होप सो ये आपको कनेक्टेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग क्लियर होगा। अब वो कभी कभार इम्प्लाइड मीनिंग भी पूछता है कि राइट इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। तो इम्प्लाइड मीनिंग कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। द मनी डिसअपियर्ड फ्रॉम माई हैंड बैग, ये एक सेंटेंस है। अब वो कहता है इसका मानी लिखें, इम्प्लाइड मीनिंग लिखें। बेसिकली जो उसकी वजह है वही उसका इम्प्लाइड मीनिंग है। अब मेरे हैंड बैग से रकम गायब हो गई तो उसकी वजह क्या हो सकती है? समवन स्टोल द मनी फ्रॉम माई हैंड बैग, किसी ने मेरे हैंड बैग से रकम चुरा ली है, तो ये उसका इम्प्लाइड मीनिंग होगा। अब एक और मिसाल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो अली हैज अ कार, ही वॉक्स टू हिज ऑफिस एवरी डे एंड इज हेल्दियर देन हिज कोलीग्स। अगरचे अली के पास कार है लेकिन वो हर रोज ऑफिस पैदल जाता है और वो अपने कोलीग्स से सेहतमंद भी है। अब जो वजह सामने आई उसके पैदल जाने की, सेंटेंस में मौजूद है कि वो सेहतमंद है, तो वो पैदल क्यों जाता है, ये उसका इम्प्लाइड मीनिंग होगा। एली वॉक्स टू हिज ऑफिस टू कीप फिट, एली अपने ऑफिस तक चल के जाता है ताकि वो फिट रहे, ये उसका इम्प्लाइड मीनिंग है। होप सो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर है, यानी कनोटेटिव मीनिंग, डेनोटेटिव मीनिंग और इम्प्लाइड मीनिंग आपको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंटेंस करेक्शन का। इसमें ये होता है कि आपको कुछ सेंटेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं। वो कौन सी मिस्टेक्स होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी तो उसकी तरतीब उल्टी होती है, यानी उसका सीक्वेंस सही नहीं होता। आप उस सेंटेंस को सीक्वेंस से लिखते हैं, ठीक हो गया। यानी कैट बिसाइड द कार इज, द कैट इज बिसाइड द कार, मतलब इस तरह से होता है, ठीक है। ये तो आप कर लेंगे, आपके लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि आप लोग छोटी क्लासेस से लेकर ये करते आ रहे हैं। अब कुछ टेंसेस के हवाले से उसमें करेक्शंस रिक्वायर्ड होती हैं। कभी फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक नहीं होती, कभी हेल्पिंग वर्ब ठीक नहीं होता, इसी तरह स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है। इसी तरह किसी शहर, मुल्क या किसी शख्स का नाम होता है तो नाम का पहला लेटर भी कैपिटल नहीं लिखा होता, और कभी कभार पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह की गलती होती है। अब आपने करना क्या है, ये क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं? अगर तो आपके टेंसेस ठीक हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आते हैं, सेंटेंस बनाना आता है, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है इसको अटेम्प्ट करना। आप ये इजीली समझ जाएंगे कि कहाँ पे मिस्टेक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग कोशिश करें अपनी इंग्लिश को ठीक करने की। टेंसेस पे जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप अपने टेंसेस ठीक कर लें। इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी वीडियोस मौजूद हैं, उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी सब चीज़ें क्लियर हैं तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको वो वीडियोस देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट। पहले हमने कॉज एंड इफेक्ट ऐसे पे पढ़ा था कुछ, यानी वो ऐसे कैसे पूछ सकता है। अब यहाँ अलग से क्वेश्चन पूछता है कॉज एंड इफेक्ट पे। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको एक लफ्ज़ दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके कॉज पे सेंटेंस बनाएं, यानी इसकी वजह क्या है। फर्ज की आपसे कहा जाता है कि आप डिजीज पे एक सेंटेंस बनाएं, लेकिन उसमें आप वजह बयान करें। तो आप लिख सकते हैं पोल्यूशन काजेज मैनी डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, आलूदगी इंसान के अंदर बहुत सी बीमारियां फैलाती है। अब ये भी वजह है बीमारी की। इसी तरह किसी चीज़ के इफेक्ट पे वो आपसे सेंटेंस पूछ सकता है, यानी ये एक वर्ड है तो इसका इफेक्ट क्या है। पहले मैंने बात की डिजीज के बारे में, अब मैं बात करता हूँ पोल्यूशन के बारे में। लेट्स सपोज आपको यही वर्ड आता है जी पोल्यूशन, तो पोल्यूशन का क्या असर है, यानी आलूदगी के क्या असरात हैं। तो असरात यही हैं कि हमारा माहौल ख़राब होता है और हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है, यानी बीमार होते हैं हम। तो पोल्यूशन के इफेक्ट पे सेंटेंस अगर आपको आता है तो आप यही सेंटेंस लिख सकते हैं। ओके हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन और किस तरह से पूछा जा सकता है। इसमें आपको एक सेंटेंस भी दिया जा सकता है पूरा, और कहा जा सकता है कि इसके इफेक्ट पे एक सेंटेंस बनाएं। लेट्स सपोज वो आपसे कहता है ही वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग, इसके इफेक्ट पे सेंटेंस बनाएं। तो आप लिखेंगे ही इज़ हेल्दियर देन अदर्स, कि वो दूसरों से ज़्यादा सेहतमंद है। तो यही इसका असर हुआ ना। इस तरह से कॉज एंड इफेक्ट जो टेक्निक है, इस पे ऐसे और इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी फैक्ट्स एंड ओपिनियन। क्वेश्चन करने की टेक्निक कुछ इस तरह से हो सकती है कि आपको कुछ सेंटेंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इसमें जो फैक्ट्स वाले सेंटेंस हैं उनके सामने आप एफ, और जो ओपिनियन वाले हैं उनके सामने ओ लिखें। पहले फैक्ट और ओपिनियन को समझ लेते हैं। नाम से ही जाहिर है, फैक्ट होता है हकीकत और ओपिनियन है अंदाज़ा। इसको समझने के लिए मैं आपको एक आसान टेक्निक बता देता हूँ कि जिस पर सब मुत्तफिक हों वो हकीकत है, और जिसमें मुख्तलिफ आरा हों तो वो अंदाज़ा है। यानी जो चीज़ शक में डाल दे वो ओपिनियन है। अब मैं आपको मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सूरज मशरक़ से निकलता है, हकीकत है। दिसंबर में बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, अंदाज़ा है। कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए, ये हकीकत है। तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद मैच देखने आएगी, अंदाज़ा है ये।
तो इसी तरह के सेंटेंसेस ही आएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश में हमने फैक्ट्स एंड ओपिनियंस पे एक टॉपिक कवर किया था। आपको याद होगा कि किसी चीज़ के बारे में या किसी वाक्य के बारे में 10 फैक्ट्स और 10 ओपिनियन सेंटेंसेस लिखें, तो उस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ पैराग्राफ ऑन अ डेली रूटीन ऑफ अ स्टूडेंट यूजिंग सीक्वेंस मार्कर। सीक्वेंस मार्कर्स का इस्तेमाल करना है आपने। एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप एक डेली रूटीन शेयर करेंगे स्टूडेंट की। अब एक पैराग्राफ किसी की डेली रूटीन पे लिखना ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। यानी वो सुबह सवेरे उठता है, वज़ू करके नमाज़ पढ़ता है, फिर तैयारी करता है और स्कूल चला जाता है। वहाँ जाके वो अपने दोस्तों से मिलता है, मुख्तलिफ क्लासेस अटेंड करता है। ब्रेक टाइम में वो अपने दोस्तों के साथ खेलता है। छुट्टी के वक्त स्कूल बस में बैठकर दोबारा अपने घर आ जाता है, आके खाना वगैरह खाता है। मतलब इस तरह से आपको डेली रूटीन रखना मुश्किल नहीं है आपके लिए, ठीक है। आप अपनी ही डेली रूटीन को फॉलो कर सकते हैं इस पैराग्राफ को लिखने के लिए। लेकिन एक स्टूडेंट की बात हो रही है। अब वो डिफरेंट टॉपिक्स पे आपसे पूछ सकता है कि एक पुलिस वाले की डेली रूटीन पे पैराग्राफ लिखें, या एक डॉक्टर की, या किसी ऑफिसर की। तो सबसे पहले आप उसकी डेली रूटीन अपने जहन में लाएंगे, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल इंग्लिश लिखनी है, कोई ज़्यादा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो उसने टेक्निक पूछी है वो है सीक्वेंस मार्कर टेक्निक, यानी अपने सीक्वेंस मार्कर्स का इस्तेमाल करना होता है। अब सीक्वेंस मार्कर्स क्या होते हैं? फर्स्ट यानी सबसे पहले, आफ्टर दैट उसके बाद, देन फिर, फाइनली आखिरकार, आखिर में, नेक्स्ट, आफ्टरवर्ड्स, इवेंचुअली, मीनवाइल। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये इसी में आते हैं। जिस जिस तरतीब से आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उसी तरतीब से आपने इनका इस्तेमाल भी करना है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो आप फाइनली शुरू में लिख लें। पैराग्राफ के शुरू में ज़ाहिर है फर्स्ट आएगा, फर्स्टली आएगा, या फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा, आफ्टर दैट, देन, लेटर ऑन। इस तरह से इस सीक्वेंस से ये चलते जाएंगे, ठीक हो गया। अब मैं आपको एक पैराग्राफ प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पर जिसमें सीक्वेंस मार्कर का इस्तेमाल होगा। एक डॉक्टर की डेली रूटीन पे एक पैराग्राफ है। मैं कोशिश करता हूँ इसकी ट्रांसलेशन भी आपको प्रोवाइड कर दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। आप चाहें तो इसको आसान तरीन अल्फाज में लिख सकते हैं, कोई कैद नहीं है, ठीक हो गया। सिर्फ आपने इस टेक्निक का ख्याल रखना है। अगर टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि पैराग्राफ पूछने का असल मकसद उसका है टेक्निक का इस्तेमाल कराना। आप बिल्कुल सिंपल से सिंपलेस्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हुए लिखें, कोई कैद नहीं है। मैं अगेन बता रहा हूँ आपको, ठीक हो गया। आपको नंबर वो टेक्निक के देगा और सेंटेंस के देगा। ऐसा ना हो मुश्किल सेंटेंस बनाते आप सेंटेंस के बनाने में गलती कर दें। इसके बाद कभी कभार एक सवाल वो आपसे पूछता है जी कि कोहेसिव लिंकर्स का इस्तेमाल करते हुए एक पैराग्राफ लिखें। कोहेसिव लिंकर्स क्या होते हैं? ये वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को लिंक कर रहे होते हैं, यानी मिला रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से। एंड, बट, सो, देयरफॉर, बिकॉज, ये सारे क्या हैं? कोहेसिव लिंकर्स हैं, यानी ये लिंक करते हैं सेंटेंसेस को। इसका भी सेम वही प्रोसेस है। अगर आप इसको पैराग्राफ में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टेक्निक उसने पूछी है। ज़्यादा नंबर आपको टेक्निक के देगा। अब ये देखें, एंड इस्तेमाल हो रहा है तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। बिकॉज इस्तेमाल हो रहा है तो ये कुछ पिछले सेंटेंस के बारे में बताएगा। सो इस्तेमाल हो रहा है तो ये पिछले सेंटेंस को, उसकी नोयत, उसकी कैफियत को जानकर अगले सेंटेंस को एक्सप्लेन करेगा। इस तरह से आप पैराग्राफ के अंदर इनका इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखें 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है कि पैराग्राफ के अंदर इनका इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। और पैराग्राफ आप सिंपल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। एक पैराग्राफ आपको प्रोवाइड कर देता हूँ मैं इस पर। मैं पढ़ के इसलिए नहीं सुना रहा क्योंकि ये सिर्फ वक्त का ज़िया है। आप खुद ही स्क्रीनशॉट लेके रख लें। इसकी मैं उर्दू भी आपको प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। आपने हमेशा क्वेश्चंस के अंदर टेक्निक को मद्देनज़र रखते हुए आंसर करना है, ठीक है। टेक्निक को नहीं बोलना और अपने अल्फाज में लिखें, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ये डायलॉग राइटिंग के बारे में। 1423 की बुक में भी हमने डायलॉग राइटिंग को पढ़ा था। सेम वही प्रोसेस है, वही चीज़ें, वही सब कुछ। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन कभी कभार पेपर में आता है, लेकिन आ सकता है, चांसेस हैं। डायलॉग कहते हैं मुकालमा, बातचीत, कलाम, गुफ्तगू को, ठीक है। ये मैंने 1423 की वीडियो में एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब वो वीडियो आप कहाँ से देखेंगे, फिर उसमें डायलॉग ढूंढते फिरेंगे। तो बेहतर है आपको यहीं पे प्रोवाइड की जाए
ताकि दोबारा रिवाइज हो जाए। सबसे पहले डायलॉग की इंग्लिश जो है वो सिंपल होनी चाहिए, यानी दो बंदों के दरमियान जो गुफ्तगू है वो सिंपल होनी चाहिए, ईजी हो, आसान हो। ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करें, फिर ऐसा ना हो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या सेंटेंस बनाने में गलती हो जाए तो आपके नंबर कट सकते हैं। इसलिए सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल करें, और वैसे भी सिंपल ही लिखा जाता है डायलॉग को। दूसरी बात यह है कि लाइफ लाइक होना चाहिए, यानी डायलॉग ऐसा हो जिसमें किसी तीसरी दुनिया की बात ना हो रही हो, सुपर नेचुरल थिंग्स की बात ना हो रही हो, उन चीज़ों की बात हो रही हो जो जिनका वजूद है। अल मुख्तसर मैं आपको समझाऊं कि बातें इस तरह की हों जो समझ में आने वाली हों, ऐसी चीज़ें शामिल ना हों जिनका तसव्वुर भी मुमकिन ना हो। ठीक हो गया जी। डायलॉग में आप कंट्रैक्शंस का यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं। कंट्रैक्शंस का आपको पता ही है, इसी वीडियो के अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया, दोबारा बता देता हूँ। शुड नाट को शुडेंट, वुड नाट को वुडेंट, आई एम को आई कोमा एम, तो इन कंट्रैक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रैक्शन का इस्तेमाल करें। अगली चीज़ है कि पंक्चुएशन मार्क्स, इसका यहाँ पे ख़ास ख्याल रखा जाता है, यानी फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, इनका इस्तेमाल तो आपको पता ही होगा। फुल स्टॉप फिक्रे के एंड पे, कॉमा जब बहुत सारी चीज़ों के नाम एक साथ लिखे जाते हैं, यानी आई लाइक बनाना, मैंगो एंड एप्पल, तो यहाँ पे बनाना के बाद कॉमा होगा। इसी तरह कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे, कोई बात ताज्जुब और हैरानगी से पूछी गई है तो उसके आगे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे देंगे, और किसी की बात उसी के अल्फाज में लिखनी हो तो हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं। अब लास्ट थिंग इज़ के डायलॉग का एक प्रॉपर स्टार्ट और एंड होता है। स्टार्ट जो है वो कैसे होता है, अस्सलाम वालेकुम से हो सकता है, हेलो से हो सकता है, हाय हाउ आर यू, इस तरह खैरियत दरियाफ्त करने से हमेशा स्टार्ट होता है, और हाउ आर यू के बाद फ़ौरन आप क्वेश्चन मार्क देंगे। तो प्रॉपर अगर इसका स्टार्ट करेंगे आप तो यहाँ भी आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद जो डायलॉग में मौजू डिस्कस होना है आप उसको डिस्कस करेंगे, सिंपल इंग्लिश में करें। फ़र्ज़ किया कीमतों के उतार चढ़ाव पे स्टूडेंट और टीचर के दरमियान एक मुकालमा लिखने को कहा गया है, तो स्टूडेंट और टीचर आपस में डिस्कस करेंगे कि कीमतों का उतार चढ़ाव कब से है, फिर इसकी वजह डिस्कस करेंगे, और एंड इस बात पे होगा कि इसका हल क्या है। इसके बाद वो एक दूसरे का शुक्रिया अदा करेंगे, यानी एंड जो होगा डायलॉग का वो कुछ इस तरह से हो सकता है, नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। तो अगर आप प्रॉपर इसका एंड करेंगे तो भी आपको इसके नंबर मिलेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं जॉब एडवर्टाइजमेंट के हवाले से। इसको एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ सकते हैं और एडवर्टीजमेंट भी पढ़ सकते हैं, ये दोनों प्रोनाउंसिएशंस इसकी ठीक हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक प्राइवेट स्कूल है और आपको एक टीचर की ज़रूरत है, उसका आप इश्तिहार चलाना चाहते हैं अखबार के अंदर ताकि लोग अप्लाई करें, तो वो इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट आप कैसे दे सकते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। 14-23 के पेपर में आपसे जॉब एप्लीकेशन के हवाले से पूछा जाता है, यानी जब आप कोई ऐड देखते हैं और आप उस ऐड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, अब उस पर आप अप्लाई कैसे करेंगे, जबकि 14-24 में आपसे कहा जाता है कि आप वो ऐड क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपको स्कूल में एक टीचर की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर आपको एक बायोलॉजी टीचर की ज़रूरत है, तो आप सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट में लिखेंगे सिचुएशन वेकेंट, यानी कौन सी असामी खाली है, आगे लिखेंगे बायोलॉजी टीचर, फिर उसकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशंस एमएससी बायोलॉजी, या आप कह सकते हैं एमएससी ज़ूलॉजी बॉटनी, ये दो बायोलॉजी की ही ब्रांचेस होती हैं। अब आपको एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, मुतलका फील्ड में 3 साल का तजुर्बा हो। नीचे आप लिख लेते हैं कि अच्छा मुआवजा दिया जाएगा, यानी एन अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज विद फ्री पिक एंड ड्रॉप, तो पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी है फ्री में, और एक अच्छा मुआवजा भी मिल जाएगा। सेंड योर CV एट PO Box 556 सियालकोट। P आपने बड़ा लिखना है, O बड़ा लिखना है, B बड़ा लिखना है, बॉक्स के बाद कामा होना चाहिए, और सियालकोट का S कैपिटल और T के बाद फुल स्टॉप। या आप चाहें तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जो होंगी ये फ़र्ज़ी होंगी। ठीक है। ऐसा ना हो आप अपना ओरिजिनल ईमेल एड्रेस वहाँ पे प्रोवाइड कर दें। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। जॉब एप्लीकेशन लिखना मुश्किल है लेकिन एडवर्टाइजमेंट बहुत आसान है। तो होप सो ये पूरी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव थी तो लाइक ज़रूर कर दें। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वो ज्वाइन करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और लेटर में मैंने आपसे कहा था
के लेटर्स की बॉडी वो मैं आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड करूँगा, तो वो भी उसी ग्रुप में आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली खूबसूरत सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।